हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष जैन। देखिए, हमने अब तक होल्डिंग कंपनी में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है कि व्हाट इज़ होल्डिंग कंपनी एंड देन हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है। एंड उसमें हमने दो पार्ट अपने डिवाइड करे। जब एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वी नीड टू सी द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। मीन्स आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो खुद आपके डिपेंड किस पे है, डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन आपकी गिवन आपकी जो बैलेंस शीट है उस पर गिवन डेट पे ही हो रही है, तो दैट मीन्स तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है, 100% है या फिर मोर देन 50%, जो कुछ भी हो सकता है, 60, 70, 80, 90। ठीक है। देन सेकेंड पार्ट इज, अगर आपको मान लीजिए इफ द डेट ऑफ एक्विजिशन इज अर्लियर देन और बिफोर द बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट जो भी आपको गिवन है, तो फिर आपको क्या होगा, जो टाइम लाइन है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू टू पार्ट्स। दैट मीन्स प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है। सो इन दिस वीडियो नाउ वी विल कवर सम मोर बेसिक पॉइंट्स। देखिए, अब तक आपको जो भी क्वेश्चन थे वो आपके बेसिक थे। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। सो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्या है। ठीक है। नाउ लेट स्टार्ट विद द फ्रेश टॉपिक, दैट इज इंट्रा ग्रुप और यू कैन से म्यूचुअल ऑइंस। म्यूचुअल ऑइंस, देखिए क्या होता है ये। देखिए, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, while preparing consolidated बैलेंस शीट हम क्या करते हैं बेसिकली कि लाइक इफ देर इज एनी कॉमन ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो हम उसको हम सेट ऑफ कर देते हैं किससे, गुडविल एंड कैपिटल से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए ये एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है एंड ये एस लिमिटेड की बैलेंस शीट है। ठीक है। यहाँ पर आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एंड यहाँ का गिवन था आपको शेयर कैपिटल। ठीक है। तो हम क्या करते थे बेसिकली, ये दोनों जो कॉमन जो ट्रांजेक्शन होती थी इसको हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लेके जाते थे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लेके जाते थे। और जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से आपके दो दो पार्ट हो सकते हैं, आइदर इट विल गुडविल और कैपिटल रिजर्व, कुछ भी हो सकता था। ये तो कहते थे। ठीक है। तो ये इसका बोलते हैं, ये भी एक म्यूचुअल अर्निंग्स है, बट म्यूचुअल अर्निंग्स अभी काफ़ी और ट्रांजेक्शन हो रही है। तो दैट मीन्स देखिए हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इफ देर इज एनी कॉमन ट्रांजेक्शन वी विल सेट ऑफ थ्रू गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। अब तक हमने ये पढ़ा था। नाउ बेसिकली देर आर सम अदर इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस कौन कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वन इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है। देखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर कैसे, देखिए होल्डिंग कंपनी, अगर इफ अ होल्डिंग कंपनी सोल्ड some amount of stock to subsidiary company on credit basis, which means subsidiary company is a debtor for holding company. Similarly, or we can say that for the subsidiary company holding company is creditor। ठीक है। सो जब ये होल्डिंग कंपनी प्रोसेस होगा, कंसिडरेशन मिलेंगे, तो उसमें कुछ म्यूचुअल अमाउंट्स आएंगे, कुछ कॉमन अमाउंट होंगे। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल ऑइंस। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल एंड थर्ड पर देखिए क्या हो सकता है,
loan payable and loan receivable means loans in advance। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। अब देखिए इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एच लिमिटेड है और ये एस लिमिटेड है। ठीक है, मान लीजिए एच लिमिटेड के कुछ क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, एंड इसके कुछ डेटर्स हैं। ठीक है, सो while preparing consolidated balance sheet, so what we'll do, debtors यहाँ लिखेंगे एंड क्रेडिटर्स यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर जो अमाउंट है, सपोज यह है 50,000 एंड दिस इज 60,000। ठीक है, एंड मान लीजिए यहाँ पर जो है कुछ अमाउंट है, सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ 5,000, सो ये भी 5,000। सो यहाँ पर जो कॉमन अमाउंट कितना है 5,000 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोनों तरफ से कॉमन डेट्स 5,000 यहाँ से लेस कर देंगे, लेस कॉमन डेट्स 5,000 लेस यहाँ पर बैलेंस अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, यही होता है आपका कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल ओइंग्स और इंट्रा ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप एंड म्यूचुअल ओइंग्स। नाउ लेट्स डू सम मोर टॉपिक्स लाइक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। पहले तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। When goods are purchased or sold between holding company and subsidiary company, and if some of goods are left unsold, कब? At the date of acquisition, sorry, at the date of balance sheet, then adjustment will be made by following methods। देखिए क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए गुड्स परचेज सोल्ड किए हैं, कोई भी ट्रेडिंग हो रही है बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। मान लीजिए होल्डिंग प्रोसेस हो गया, बट फिर भी कुछ गुड्स जो हैं वो अनसोल्ड हो गए, रह गए, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उसको क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखिए ध्यान समझते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए क्या होगा। मान लीजिए एच लिमिटेड कंपनी है एंड एस लिमिटेड कंपनी है। एच ने एस को कुछ स्टॉक जो है सोल्ड आउट किया। ठीक है, मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट थी वो थी सपोज 15,000 की। ठीक है, एंड एच holding company is going to make some profit that is of rupees 5,000. That means H Limited sold these goods to rupees to subsidiary company at rupees 20,000। यही होता है। अब जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को एक्वायर कर लेगी, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज
देखिए जो स्टॉक होगा वो कितने का अमाउंट होगा, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो कौन बनाएगा, होल्डिंग कंपनी बनाएगी, तो इसके पास स्टॉक वापस आ जाएंगे 20,000 के। ठीक है, क्योंकि 20,000 वो किसकी बुक्स में शो कर रहा होगा, सब्सिडी कंपनी, तो वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए उसका कुछ करंट ईयर का प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम देखिए देखिए जैसा हम जो है गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का ट्रीटमेंट क्यों करते थे, कि जो भी कॉमन ट्रांजैक्शन होती थी उसको हम हटा देते, क्योंकि जो भी लेन देन होता था वही कॉमन ट्रांजैक्शन होती थी। कोई कंपनी अपने ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकती थी, तो उसका हम जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किससे एडजस्ट करते थे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, देखिए कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को गुड्स सोल्ड आउट किए, उसमें होल्डिंग कंपनी ने 5,000 का जो प्रॉफिट अर्न करने वाले थे, क्यों अर्न अर्न अभी किया नहीं, क्योंकि अब तक उसे कैश रिसीव ही नहीं हुआ। ठीक है, एंड सपोज इन मिडल ऑफ दिस ईयर होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स दी शेयर्स ऑफ सब्सिडिंग कंपनी। नाउ वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो क्या होगा कि जो स्टॉक अमाउंट था सब्सिडी कंपनी बुक में वो हमने 20,000 लिख दिया, बट वो 20,000 अमाउंट की उसकी कॉस्ट एक्चुअली कितनी थी, 15,000 थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि होल्डिंग कंपनी अपने आप को ही बेच रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो प्रॉफिट एक्चुअली होने वाला तो एक्चुअली हुआ ही नहीं है, वो रियलाइज ही नहीं हुआ। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर लेस करेंगे हम अनरियलाइज प्रॉफिट, हाउ मच, 5,000। सेम यहाँ पर भी करेंगे माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से 5,000 लेस करते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए फर्स्ट केस देखो, आपको ध्यान रखना है कब क्या केस है, व्हेन होल्डिंग कंपनी सोल्ड सम अमाउंट ऑफ स्टॉक टू द सब्सिडी कंपनी, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो यहाँ पे हम करेंगे कि अनरियलाइज प्रॉफिट जो हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड जो भी करंट है जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट तो कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक जो है अनसोल्ड हो गया, दैट मीन्स व्हाट विल डू इन द केस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेंगे। देखिए मान लीजिए कि इसमें से 20% स्टॉक जो है वो अनसोल्ड रह गया। अनसोल्ड रह गया, तो देखिए स्टॉक में आप कितना अमाउंट लगोगे, 20% ऑफ दिस अमाउंट दैट इज ₹4,000। ठीक है, मान लीजिए कुछ प्रॉफिट था, करंट ईयर प्रॉफिट, तो अब हम क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट भी हम उसी रेशियो में माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, कितना लेस करेंगे, देखिए अगर 20,000 का 20% कितना है, 4,000 है, तो 5,000 का 20% कितना होगा, 1,000, वो लेस करेंगे। सेम अमाउंट हम यहाँ से लेस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, बस हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट केस, दैट मीन्स व्हेन द होल्डिंग कंपनी सोल्ड सम स्टॉक टू सब्सिडी कंपनी। ठीक है, तो ये तो ट्रीटमेंट कब होगी, जब सारे गुड्स जो है सोल्ड आउट कर दिए, बट अगर कुछ गुड्स अनसोल्ड है तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू सेकंड मेथड। देखिए सेकंड केस क्या होगा, now suppose H limited and S limited। देखिए इन द प्रीवियस केस होल्डिंग कंपनी
सेलिंग सम गुड्स टू सब्सिडी कंपनी, बट ये तो केस रिवर्स होता है। दैट मीन्स व्हेन सब्सिडी कंपनी सोल्ड सम गुड्स टू होल्डिंग कंपनी, तो अब क्या करेंगे? मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट है सपोज 30,000 है, ठीक है। सेल कितने पे किया? सपोज 40,000। दैट मीन्स सब्सिडी कंपनी इज गोइंग टू प्रॉफिट, मेक सम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। यही होता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, देखिए ये वाला जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसको ऑन हो रहा था? सब्सिडरी कंपनी को हो रहा था। अब ये प्रॉफिट जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ध्यान से देखिए, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये तो होल्डिंग कंपनी से कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये कौन करा? सब्सिडी कंपनी करा दी, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट है वो किस में डिवाइड हो जाएगा? बिटवीन टू पार्ट्स, बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। तो आप पहले ध्यान से समझिए, देखिए ये वाला जो प्रॉफिट था, ये वाला प्रॉफिट ये किसका था? होल्डिंग कंपनी का था। होल्डिंग कंपनी ने पहले से ही अपने ये बुक में लिखा हुआ था, इवन बिफोर दी एक्विजिशन, ठीक है। प्रॉफिट तो पहले से लिखा हुआ था, लेकिन ये प्रॉफिट तो नहीं लिखा हुआ था, ये प्रॉफिट तो बाद में आया, जो कि किसका पार्ट था? ये सब्सिडी कंपनी का। दैट मीन सब्सिडी कंपनी का ये वाला प्रॉफिट किसका बन जाएगा? होल्डिंग कंपनी का बन जाएगा। तो दैट मीन नाउ दिस प्रॉफिट विल डिवाइड इनटू प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। इज दैट क्लियर? तो देखिए अब इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब मान लीजिए इसमें से कुछ गुड्स अनसोल्ड स्टॉक रह गए, सपोज 10,000, दैट इज 25% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। तो देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? 2,500, ठीक है। अब देखिए इसकी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो कि कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट जो भी हो उसमें से हम लेस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। कितना लेस करेंगे? 2,500 लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। और जो करंट का प्रॉफिट था उसमें से हम माइनस करेंगे, बट ओनली फॉर ये वाला जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो वो माइनस होगा, ठीक है। सो दिस इज द मेथड्स कि हाउ टू treat unrealized profit on stock while preparing consolidated balance sheet, ठीक है। Now let's do some one example on this so that you will clear everything very. अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 7। क्या गिवन है? देखिए आपको बैलेंस शीट आपको गिवन है ऑन 31 मार्च 2020। देन शेयर कैपिटल गिवन है आपको 5 लाख एंड 2 लाख। रिजर्व सरप्लस गिवन है 180,000 एंड 1 लाख in नेगेटिव में है, दैट मीन इट्स अ लॉस। देन लॉन्ग टर्म बोनस गिवन है 1 लाख ऑफ एस लिमिटेड ओनली। ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, क्या है गिवन आपको कितना है? 70,000 एंड 45,000। देन प्लांट इक्विपमेंट्स गिवन आपको 350 एंड 150। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 180,000। अच्छा यहाँ पर आपके लिखे नहीं है कितने नंबर ऑफ, अच्छा आपको नोट से कौन गिवन है इसमें? ओके ओके ओके। देन ट्रेड रिसीवेबल गिवन आपको, देखिए आपको क्या गिवन आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,500 इक्विटी की है। कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी कितने थे हेल्ड बाय सब्सिडी कंपनी? 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 2,000। आउट ऑफ 2,000 1,500 एक्वायर बाय होल्डिंग कंपनी। कितने परसेंट होल्डिंग हो गया? 75%। एंड इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी है? 1,20,000, ठीक है। देन आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, पढ़ते ध्यान से।
H Limited acquires the shares in August 2019. The surplus account of S Limited shows a debit balance that is loss of rupees 1,50,000. देखिए जो लॉस था सब्सिडरी कंपनी का, सरप्लस अमाउंट बढ़ रहा है, कितना था 150, एंड देखिए यहाँ पर कितना है 1 लाख इन नेगेटिव। देखिए पहले लॉस कितना था 150 था, ये भी नेगेटिव था, एंड ये भी लॉस कम हो गया। दैट मीन्स कंपनी ने, सब्सिडी कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया होगा 50,000 का, तो अभी तो लॉस कम हुआ 50,000 से। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है कितना है लॉस था। देन ड्यूरिंग जून 2019 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर अगेंस्ट विच इंश्योरर पेड ओनली 2,000 अमाउंट। देखिए कौन से डेट को गुड्स जो वो खराब हो गए, जून 2019, दैट मीन्स बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो कितना लॉस हुआ, देखिए गुड्स की अमाउंट कितना, तो 6,000 थे, एंड इंश्योरेंस से कितना मिल गया 2,000, दैट मीन्स लॉस कितना हुआ टोटल 4,000 का। एंड देखिए लॉस कब हुआ, बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट मीन्स कौन सा लॉस हुआ आपका, ये प्री एक्विजिशन लॉस। ठीक है, देन ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 20,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन विच होल्डिंग कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000। दैट मीन्स देखिए जो ट्रेड क्रेडिटर्स थे एस लिमिटेड के, जो डेटर थे उसमें कुछ कॉमन डेट आएगा 20,000 का, वो माइनस कर देंगे हम, जो भी हमने ऊपर कंसेप्ट पढ़ा था, और उसमें बोला कि होल्डिंग कंपनी ने जो है 2,000 का प्रॉफिट जो अर्न किया। ठीक है, देन लिखा है हाफ ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक रह गए, दैट मीन्स अनरिलाइज स्टॉक होगा इसमें, फिर आपका कितना होगा 2,000 का हाफ, दैट मीन्स 1,000। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पर कौन सा केस ऑफ फर्स्ट मेथड हुआ, क्यों, क्योंकि गुड्स किसने सप्लाई करी है, होल्डिंग कंपनी ने की है टू दी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, देन क्या गिवन है आपको, प्रिपेयर कंसल्ट बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड सब्सिडरी कंपनी एट 31 मार्च 2020 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, so this is our question. Now let's start this solution. Question number 7, पहले हम टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, डेट ऑफ एक्विजिशन देखिए कब थी, 1 अगस्त 2019 की थी, दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, सो दैट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स का हो गया आपका प्री एक्विजिशन, एंड 8 मंथ्स का क्या हो जाएगा आपका पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, अब देखिए आपको जो है यहाँ पर लॉस गिवन था ओपनिंग में कितना 1,50,000, एंड क्लोजिंग में जो लॉस हो वो कितना रह गया 1 लाख। ठीक है, विच मीन सब्सिडी कंपनी अर्न ड्यूरिंग दिस ईयर, कितना अमाउंट अर्न किया कंपनी ने 50,000। ठीक है, एंड आपको अच्छे से पता है दैट करंट ईयर इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, किस में, बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, तो 50,000 क्या करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/12 एंड 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/12। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको परसेंटेज होल्डिंग गिवन है तो वो निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज होल्डिंग 1,500 आउट ऑफ 2,000, 75%, so minority interest will be 25%। ठीक है, 25% था। नाउ लेट्स मेक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स।
जरा ध्यान से देखिए क्या लगता है पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व कितना है, लॉस देखिए सरप्लस कितना था, अमाउंट आपका 1,50,000। तो ये किस में जाएगा, ओपनिंग है तो दैट किस में जाएगा, ये प्री में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज गोज टू प्री, तो लिखेंगे हम ओपनिंग सरप्लस, ठीक है, या लॉस नेगेटिव में था कितना 1,50,000, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट ऐड करते हैं, जो कि अमाउंट कितना है 50,000, एंड दिस 50,000 विल डिवाइड इनटू टू पार्ट, प्री एंड पोस्ट। बट डिवाइड करने से पहले आप देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक लॉस हो चुका है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 6,000 के गुड्स पे आपको इंश्योरेंस कितना मिला 2,000 का, दैट मीन्स टोटल ओवर लॉस कितना हो गया 4,000 का। दैट मीन्स जो 4,000 का जो लॉस था वो एक्चुअली आपका जो करंट ईयर के प्रॉफिट को पहले से माइनस कर दिया, जो कि नहीं होना था, क्योंकि वो किसका पार्ट था, प्री एक्विजिशन का पार्ट था। देखिए ध्यान से सुनिए, जो भी गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए जिस पर लॉस हुआ 4,000 का, ठीक है, तो जो भी आपका अमाउंट आया दैट मीन्स जो ये आपका जो गिवन है, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो 1 लाख की जो लॉस है ये इसमें ये 4,000 का लॉस भी इंक्लूड है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट का से इसका लेना देना नहीं है। क्योंकि होल्डिंग कंपनी जैसे क्या एक्वायर कर लेगी तो लॉस कब हुआ है, एक्चुअली बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो ये किसका पार्ट होना चाहिए, प्री एक्विजिशन लॉस का होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट था 50,000 का, इसमें 4,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उसको पहले माइनस कर हटाएंगे। अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे ऐड लॉस ऑन फायर, सॉरी लॉस ऑन फायर, पहले जो भी लॉस है उसको हम हटा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अमाउंट कितना आया 54,000, ठीक है। अब इस 54,000 को हम डिवाइड करेंगे बिटवीन प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का, दैट मीन्स 4/12 एंड 8/12। तो देखिए अमाउंट कितना कितना आएगा 18,000 एंड 36,000, क्लियर। अब हम इसमें से जो है जो एक्चुअली लॉस हुआ है मीन्स लॉस ऑन फायर, वो सिर्फ किस में जाएगा, प्री एक्विजिशन में ही जाएगा, ठीक है, और किस में जाएगा ही नहीं। तो देखिए इसका अमाउंट कितना हो गया 1,36,000 इन नेगेटिव एंड 36,000 इन पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का सम मिला कितना हुआ 1 लाख इन लॉस हुआ, जो कि आपका बैलेंस देखिए इससे मैच हो रहा है, 1 लाख का लॉस हुआ, ठीक है। तो आपको ये ऐसे करना है, बनाना है आपको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। नाउ लेट्स मेक अनदर वर्किंग नोट। किसकी क्या यूजिंग करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। First we will write cost of investment, देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट था 1,20,000 लेस शेयर कैपिटल, कितना परसेंट लगेंगे यहाँ पर 75%, 75% देखिए कितना अमाउंट था आपका, कितना था 1,50,000, 1,50,000 था ना आपका, ठीक है। एंड फिर हम रीजन से प्लस करेंगे, देखिए आपको पता ही क्या करेंगे इसमें हम, दिस विल डिवाइड इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एंड दिस अमाउंट विल फर्दर इनटू डिवाइड इनटू इनकम एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
ये कितना परसेंट होल्डिंग है? 75%, 25%, 75% and 25%. Okay, so which means we need to take 75% of 1,36,000 which comes to amount to rupees 1,02,000. तो देखिए ये आपका लॉस है, तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल से इसको लेस करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस 1,02,000, ये यहाँ से माइनस करेंगे 48,000 को, देन 48,000 को ओवरऑल माइनस करेंगे, कितना अमाउंट रहेगा? 72,000. ये आपका क्या आ गया? गुडविल. ठीक है, याद रखना ये लॉस है, दैट इज 75% ऑफ 1,36,000. ठीक है, नाउ कम टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट. पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? शेयर कैपिटल, रिमेनिंग अमाउंट लिखेंगे, दैट इज 50,000. देन प्रॉफिट तो नहीं, लॉस ही लॉस हुआ है, क्या करेंगे? 1,36,000 का 25% होगा. ठीक है, दैट मीन्स 34,000. सो लेस प्री एक्विजिशन लॉस 34,000, देन लेस पोस्ट एक्विजिशन लॉस 25% of 36,000 which comes to rupees 9,000. ठीक है, अच्छा सॉरी, ये तो प्रॉफिट था आपका, ये प्रॉफिट है, ये आपका प्लस में आपका अमाउंट. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका? 25,000. ठीक है, नाउ वी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. And students, I am telling you one more thing, that I am not preparing notes to count, but in exam you need to prepare. Okay. यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल का? होल्डिंग कंपनी का अमाउंट रुपीज 5 लाख. सॉरी, ये आपका अमाउंट है, यहाँ पर लिखेंगे पहले हम शेयर कैपिटल, ठीक है, देन हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, देखिए कितना कितना अमाउंट लिखेंगे. देखिए 1 लाख था होल्डिंग कंपनी का एंड 1,80,000, टोटल कितना होगा? 1,80,000 हो गया, और ये तो होल्डिंग कंपनी का है. ठीक है, अब करंट ईयर में कितना कितना ऐड होगा, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ बनाया था करंट ईयर में, देखिए कितना होगा? 75% ऑफ दिस अमाउंट, दैट मीन्स 27,000 वो ऐड बैक होगा. ठीक है, माइनस, अब जो इधर ध्यान से देखिए, हमने ट्रांजेक्शन पढ़ी थी ये वाले, कि जो अनरियलाइज प्रॉफिट था वो 2,000 का, वो माइनस हो जाएगा. वो कहाँ का से मैंने करंट ईयर प्रॉफिट से माइनस करेंगे एंड स्टॉक में से. सो 1,000 विल रिलेटेड फ्रॉम बोथ, दैट मीन्स फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट एंड स्टॉक एज वेल. सो यहाँ से माइनस करेंगे 1,000. ठीक है, नाउ दिस अमाउंट विल कम टू रुपीज 2,6,000. नाउ नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इसमें कुछ एडजस्टमेंट थी आपकी? अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पर होल्डिंग कंपनी कितना अमाउंट लिखा है? 60,000 लिखा है. यहाँ पर कितना लिखा है? लिखा हुआ 6% डिवेंचर इन एसेट एक्वायर्ड एट कॉस्ट.
दैट मीन्स कॉमन देखिए अमाउंट लीस्ट अमाउंट कितना है 6,000, जो दोनों में कॉमन है वो हम माइनस कर देंगे। सो 1 लाख माइनस 60,000 40,000। देन करंट लायबिलिटीज कितना कहता था, करंट लायबिलिटी देखिए कितनी थी 75,000 एंड 45,000। एंड हमने एडजस्टमेंट पड़ी थी हमने कि ट्रेड क्रेडिटर देखिए कॉमन अमाउंट कितना है 20,000, तो वो भी लेस करेंगे हम डेटर्स में से भी एंड क्रेडिटर्स में से भी। तो देखिए 75,000 फॉर होल्डिंग कंपनी, 45,000 फॉर सब्सिडी कंपनी एंड लेस अमाउंट कॉमन डेट दैट इज 20,000। ठीक है, विच कम्स टू अमाउंट रुपीज 1 लाख। टोटल करिएगा 8,71,000। ठीक है, now next one is asset side। first one is non-current assets। देखिए नॉन करंट एसेट में क्या क्या गिवन आपको, प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन आपको 3,50,000 एंड 1,80,000। सो ये तो एज इट इज आ जाएंगे आपके। ओके, देन अच्छा सॉरी ये आपका टेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, देन आपका आएगा गुडविल। गुडविल का आपका अमाउंट आता है 72,000। सेकेंड वन इज करंट एसेट्स। फर्स्ट वन इज स्टॉक, आपको गिवन है देखिए इन्वेंट्री आपको गिवन है 90,000 एंड 40,000 एंड कॉमन स्टॉक्स में से हम क्या करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर देंगे 90,000 प्लस 40,000 माइनस 1,000 1,29,000। देन डेटर्स, देखिए डेटर्स में कितने हैं आपके 60,000 प्लस 30,000 एंड लेस कॉमन डेट्स अमाउंट रुपीज 20,000। एंड लास्ट वन इज कैश। So 25,000 and 25,000। और देखिए हमारा टोटल मैच हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो आज हमने पढ़ा कि इंट्रा ग्रुप या म्यूचुअल अंक्स क्या आते हैं उसकी ट्रीटमेंट से करनी है। ठीक है, देन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक हुआ तो कैसे करेंगे। ठीक है, so this is the whole question on that. Now in the next video we will do some more concepts, so keep watching my videos. So please like and subscribe my channel. Thank you.